असफलता का डर कभी अपने मन में नहीं रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ आपकी है। अगर आप अच्छा करोगे तो आज नहीं कल आपको सफल होना है। सही बात है कि सरकारी नौकरी अगर आपको होम स्टेट होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, होम डिस्ट्रिक्ट के पास मिल जाए, तो उसका एक अलग ही मजा है। लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यूपीएससी हुआ या एसएससी हुआ, इसको तैयार करने का सबसे बेटर टेक्निक ये है कि आप ऑफलाइन मीडियम से ज़्यादा बेहतर है ऑनलाइन मीडियम, क्योंकि आपका टाइम भी सेव होता है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को पढ़ सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आने वाले टाइम में एसएससी और बाकी और एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। बहुत अच्छा सुनहरा मौका चल रहा है। हम टाइमिंग को नहीं ध्यान देते थे, हम अपने टारगेट को ध्यान देते थे। अगर टारगेट किसी दिन नहीं पूरा हुआ तो हो सकता है कि मैं पूरी रात जग जाऊँ। उससे डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि एक बात ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ की हम तैयारी करते हैं तो, और खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो वो 2 दिन 4 दिन से बनता बिगड़ता नहीं है। सारे प्रकार के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस भी अब आने वाले टाइम में एसएससी में आपके लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि वेटेज बढ़ गया है। इससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस जर्नी में गलतियाँ क्या नहीं करनी है, क्या मिस्टेक से कौन सी गलतियों से बचना है नए स्टूडेंट्स को। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल 2021 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, और हमारे चैनल पर भी हमने अभी पहला इंटरव्यू किया था ऑल इंडिया रैंक 62 यस भाई का। काफ़ी ज़्यादा प्यार आप सभी लोगों को मिला। तो उसी कड़ी में आज की इस वीडियो में हमारे साथ अनमोल पाठक भाई हैं। इनकी ऑल इंडिया रैंक 7 आई है। सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल होता है, सिलेक्शन लेना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर इतनी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लिया जाए तो ये जर्नी को और 4 चांद लगा देता है। तो आज हम अनमोल भाई की जर्नी को डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस तरीके से इतनी अच्छी रैंक के साथ उन्होंने सिलेक्शन लिया, कहाँ पे रह के पढ़ाई लिखाई करी, किस तरीके से उनका क्या स्ट्रगल्स रहे, किस तरीके की स्ट्रेटजी रही। ये तमाम बातों पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। आपकी जो भी क्वेरीज है आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो अनमोल भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस अचीवमेंट्स के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने शॉर्ट नोटिस पर आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो कैसे हैं भाई आप, और कैसा फील कर रहे हैं इतनी अच्छी रैंक पाने के बाद? बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। अनमोल भाई, आप थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताओ हमें, आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कैसे रही और आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है? सर, शुरुआती एजुकेशन तो हमारे बलिया के ही सेंट जेवियर्स स्कूल सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, वहाँ से मैंने क्लास 1 से 12 तक अपने स्कूलिंग की है। इंग्लिश मीडियम का स्कूल है। उसके बाद 12th पास आउट करने के बाद, मतलब साइंस बैकग्राउंड से, मेरा मतलब ये था कि या तो मैं आईआईटी की तैयारी कर सकता हूँ, या फिर एक ऑप्शन था कि फिर मतलब पब्लिक सर्विस में जाने का। पब्लिक सर्विस के प्रति शुरुआत से ही मेरा रुझान रहा है, तो इसलिए मैं सोचा कि यूपीएससी या एसएससी की तैयारी करते हैं। और मैथ्स और इंग्लिश में मेरा मतलब मैथ्स, खास करके मैथ्स में मेरा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, तो मैं सोचा कि उसका इस्तेमाल करते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रयास करते हैं कि एसएससी सीजीएल पहले निकाल लें, और उसके बाद उसको एक बैकअप लेके यूपीएससी की हम लोग तैयारी करेंगे। ओके, ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था? जी सर। ओके, इससे पहले आपने कोई और गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दिया आपने? सर, इससे पहले मैंने सीएचएल दिया हुआ है, वो भी पहला अटैम्प्ट था। उसमें भी मेरा ऑल इंडिया रैंक 1063 आया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में मुझे एज एन एलडीसी सिलेक्शन मिला है। ओके, अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करी जाए, पारिवारिक परिवेश कैसा रहा है? कोई और ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है? इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? सर, मेरे फैमिली में मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट टीचर थे, नारायणपुर इंटर कॉलेज बलिया में ही है, उसमें वो बायोलॉजी के लेक्चरर थे। इसके अलावा हमारे फैमिली में खास करके इनकम टैक्स में ही कमिश्नर हमारे चाचा जी रहे हैं। बड़े पापा के हमारे लड़के हैं, वो भी आईआईटीएस ऑफिसर रहे हैं। तो शुरुआत से ही हम लोग के फैमिली में इन सब चीज़ों को लेकर मोटिवेशन एक था, और उससे ही मैं भी इंस्पायर हुआ हूँ। ओके, जब आपकी ऑल इंडिया रैंक 7 आई, और वैसे एसएससी में पहले ही पता लग जाता है, अनुमान लग जाता है कि अच्छा रिजल्ट होने वाला है हमारा, लेकिन फाइनली ऑफिशियली ऑल इंडिया रैंक 7 आपको पता चला, तो किस तरीके का घर में माहौल था, कैसी फीलिंग थी? सब लोग काफ़ी खुश थे, सब लोग प्राउड भी महसूस कर रहे थे, लेकिन ये है कि हम लोगों को पहले से थोड़ा सा आइडिया था कि रैंक ऑल इंडिया रैंक 7 का तो आइडिया नहीं था, लेकिन ये था कि रैंक अच्छा आएगा, क्योंकि मार्क्स हमारे अच्छे थे। ओके, अगर आपकी पढ़ाई लिखाई, इस तैयारी की पढ़ाई लिखाई की बात करी जाए, तो कब आपने तैयारी शुरू करी और कहाँ पे रह के आपने तैयारी करी? तो 12th पास आउट के बाद हम लोग लखनऊ मूव कर गए। वहीं पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीए में एडमिशन लिया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। उसके बाद साथ साथ, क्योंकि बीए करने का पर्पज़ ये था कि मैं अपने तैयारी पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँ, फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी। शुरुआत में बेसिक बुक से तैयारी की, फिर यूट्यूब से कुछ हेल्प लिया, और उसके बाद से कैरियर वेल पे गगन प्रताप सर और जयदीप सर का बैच जब लॉन्च हुआ, तो उस पर मैंने प्रिपरेशन अपनी फुल फ्लेज में स्टार्ट कर दी। उसके बाद लास्ट में मैंने मॉक टेस्ट वगैरह दिए और आ गया। ओके, अगर शॉर्ट में आप अपनी स्ट्रेटजी बता पाओ कि आपकी स्ट्रेटजी किस तरीके की रही, क्योंकि हमारे टॉपर स्टॉक का मकसद यही होता है कि टॉपर से जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो कुछ सीख पाएँ, उनको गाइडेंस मिल पाए, क्योंकि शुरुआत में आपको महसूस हुआ होगा कि कोई ऐसा होता हमारे घर में, या कोई टॉपर होता जो हमें गाइड कर पाता, तो उन लोगों के लिए बहुत हेल्प होगा अगर आप अपनी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बता पाओ। बिल्कुल, तो पहले हम बात करते हैं, एक तो जनरल स्ट्रेटजी हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए कि हमें अपने बेसिक कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लोग कहते हैं क्वेश्चन करना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर, या
क्वेश्चन में आप ज़्यादा बेटर तभी इन्वॉल्व हो पाओगे, ज़्यादा बेटर तरीके से तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे। तो इसके लिए एक काम किया जा सकता है कि आप बेसिक बुक्स पढ़ें। हम लोगों का चूँकि मतलब मैथ्स हो गया, इसमें तो बैकग्राउंड अच्छा था, बाकी जिन सब्जेक्ट्स में बैकग्राउंड अच्छा नहीं था उनमें हमने बेसिक बुक्स पढ़ी। तो NCERTs कहें या बेसिक बुक्स कहें, जो भी आपके पास अवेलेबल है उनको, और इन पे काफ़ी डिटेल में नहीं जाना है, बहुत शॉर्ट में इसको रैप अप करना है ताकि आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाए, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस भी रहता है। जब आदमी का बेसिक स्ट्रांग रहता है तो कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं और भी क्वेश्चंस में दिमाग लगा सकता हूँ या कर सकता हूँ। तो ये एक बेसिक स्ट्रेटजी हो गई। इसके बाद सर आप सब्जेक्ट वाइज करते जाइए, मैं बता दूंगा। ओके, आप जैसे इंग्लिश की बात करी जाए, इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे बहुत डर लगता है उनको, जैसे कोई गाँव के बैकग्राउंड से, हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से, तो इंग्लिश की कैसे तैयारी करी जाए? जी, हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का, एक चीज़ है कि आपको वही है कि बेसिक जो जैसे ग्रामर ही हो गया, अगर हम सेक्शंस की बात करें तो एक इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन होता है, एक कॉम्प्रिहेंशन का होता है, एक वोकैब का होता है। वोकैब का सेक्शन तो इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का हो, सबके लिए वोकैब लर्न करने वाली ही पोर्सन है, तो सबके लिए सेम रहता है। कॉम्प्रिहेंशन पोर्सन में ये किया जा सकता है कि आप अपने रीडिंग स्किल्स को जितना बेटर कर सकते हैं वो करिए। उसके लिए आपकी जो भी रुचि है, ऐसा नहीं है कि आप न्यूज़पेपर ही पढ़ें, जिस चीज़ में आपकी रुचि है, जो भी आपको, बस इंग्लिश का कंटेंट होना चाहिए वो आपकी, मतलब आपको क्रिकेट अच्छा लगता है, आपको कोई स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, मूवीज़ अच्छी लगती हैं, तो आप इंग्लिश मूवीज़ देख ले से ज़्यादा फोकस करें उसको रीडिंग करने पे, राइटिंग करने पे। तो अपने रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को बढ़ाएं, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। और ग्रामर के केस में है कि आप बेसिक जो मतलब रूल्स हैं उनको याद तो करें ही, बेसिक रूल्स को समझें। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन बेसिक रूल्स को समझ के उनका एप्लीकेशन, जैसे कोई भी एक मैंने रूल पढ़ा तो उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या हो सकता है, या एग्जाम में जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उनमें उनका एग्जाम्पल कैसे आ सकता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अगर समझेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेरा तो रहा है कि मैंने बेसिक बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो पढ़ा, फिर से बेसिक जो प्रीवियस ईयर की वोकैब्स थी उसको करा, उसके बाद सर का बैच आ गया तो सर के बैच से मैंने प्रिपेयर कर लिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक बैच भी अगर ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि उसमें भी क्या होता है कि प्लान्ड वे में आपको पूरा स्ट्रेटेजिक वे में आपको सब कुछ कराया जाता है, तो वो भी एक बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन उससे पहले बेसिक बुक्स आपको कवर करनी होंगी। ओके, अभी सिलेबस चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया है, जीके जीएस का वेटेज बढ़ा दिया गया है, तो आपको क्या लगता है जीके जीएस की किस तरीके से तैयारी की जा सकती है और कहाँ से पढ़ा जा सकता है? जीके जीएस के लिए जैसे मैंने लूसेंट की बुक पढ़ी थी, लूसेंट भी पढ़ी थी, और जनरल साइंस के लिए अरिहंत की पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी। और अभी तो जो कि वेटेज इतना बढ़ गया है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लूसेंट पढ़े। लूसेंट के साथ घटना चक्र की बुक आती है, सब्जेक्ट वाइज उस मतलब बुक आती है, और उसके प्रीवियस ईयर के कलेक्शन भी आते हैं अलग अलग एग्जाम के, इनफैक्ट की स्टेट PCS की भी उनकी आती है। तो चूँकि वेटेज इतना बढ़ गया है तो आप सारे प्रकार के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, यहाँ तक कि स्टेट PCS में आए हुए क्वेश्चंस भी अब आने वाले टाइम में SSC में आपके लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि वेटेज बढ़ गया है और लेवल भी, मतलब खास करके GS का अब क्वेश्चंस थोड़े अंदर से आने लगे हैं, डीप क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि लूसेंट पढ़ें या कोई एक बेसिक बुक पढ़ें। उसके बाद जनरल साइंस के लिए मैंने पढ़ा था ये आपका अरिहंत पब्लिकेशन की बुक, आप भी पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स पे भी फोकस रखें, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी वेटेज बढ़ता जा रहा है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने मंथली मैगजीन फॉलो किया था currentaffairs.com की। आप अगर चाहें तो मंथली मैगजीन के साथ वीकली करंट अफेयर्स यूट्यूब से कवर किया जा सकता है, तमाम चैनल्स पे अवेलेबल होता है वीकली करंट अफेयर्स। ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, और आपको ये ध्यान देना होना चाहिए कि जो एग्जाम का डिमांड है, जैसे क्वेश्चंस होते हैं वैसा ही उस चैनल पे कवर होता हो। ओके, ऑल इंडिया रैंक 7 अनमोल पाठक की रूटीन क्या रहता था तैयारी के दौरान? किस तरीके का पूरा दिन, पूरी रात कैसे शेड्यूल किया आपने? तो सर मेरा रूटीन टाइम बेस्ड ना होकर कंटेंट बेस्ड होता था, टारगेट बेस्ड होता था। मैं कभी भी ऐसे मैंने प्लान नहीं किया कि मुझे दिन में इतने घंटे पढ़ने हैं, इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है। मेरा ये रहता था कि मैं सुबह उठता था और फिर डिसाइड करता था कि आज के दिन में मुझे क्या करना है। वैसे ही मैं पूरे लगभग महीने का या किसी एक सब्जेक्ट में आने वाले कितने दिनों में मुझे उस सब्जेक्ट को ख़त्म करना है, उन कुछ एक टॉपिक्स को कितने दिनों में ख़त्म करना है, फिर उन टॉपिक्स में उस दिन पे उस टॉपिक का कितना हिस्सा कवर करना है, ऐसे करके मैं करता था। और बाकी सर शेड्यूल का कोई ऐसा फिक्स नहीं रहता था। मैं रात को लेट तक जग के पढ़ता था, ये तो सबका अपना अपना हो सकता है। कोई मॉर्निंग पर्सन होता है तो वो सुबह पढ़ता है। हमारा था कि हम रात को 2-3 बजे तक पढ़ते थे, लेकिन उसमें ये रहता था कि हम टाइमिंग को नहीं ध्यान देते थे, हम अपने टारगेट को ध्यान देते थे। अगर टारगेट किसी दिन नहीं पूरा हुआ तो हो सकता है कि मैं पूरी रात जग जाऊँ, अगर टारगेट पूरा हो गया तो हो सकता है कि मैं 12 बजे बिस्तर पर चला जाऊँ। तो ऐसा ही है। आपने सारी पढ़ाई ऑनलाइन करी है, राइट? ऑफलाइन लगभग सर जो बेसिक ऑफलाइन में जो बेसिक बुक्स हैं, जैसे कि MB पब्लिकेशन के सेट्स हो गए, ब्लैक बुक हमने पढ़ा है, इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन बुक आती है वो पढ़ा है, तो ये सब हमने भी पढ़े हैं। नहीं, कोचिंग की हम बात करें, आपने घर पे रह के ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई करी? जी बिल्कुल, कैरियर वेल से हमने तैयारी की है। तो बहुत सारे बच्चे अभी ऑफलाइन का मन बनाते हैं, ऑनलाइन उनसे इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, और जबकि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं है मुखर्जी आने का या फिर कहीं कोचिंग हब है जहाँ पे जाने का। तो आपको क्या लगता है ऑनलाइन में जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं या फिर जो कंसिस्टेंट कैसे रह पाएँ, कैसे वो मोटिवेशन बना रहता था आपका, और आप उनको क्या बोलना चाहो, कैसे वो अपने आप को कंसिस्टेंट रखें? तो इसीलिए मैंने कहा कि आप ऑनलाइन में यूट्यूब ना करके, यूट्यूब तो पे जो कंटेंट है आप उसको तो यूज़ करिए ही, लेकिन यूट्यूब के अलावा आप कोई
बहुत सारे मतलब अवेलेबल हैं बैचेस, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो उन एप्लीकेशन पे अगर आप बैच लेते हैं तो उसमें क्या है कि डिस्ट्रैक्शन कम है। आप अपना बैच ओपन करेंगे, उसमें जो टीचर पढ़ा रहा है, जो कंटेंट दे रहा है, उस पर आप फिक्स रहेंगे। सेकेंडली कि ऑफलाइन मीडियम से मेरे लिए हर समय मुझे लगता है किसी भी छात्र के लिए इकोनॉमिकली भी और प्रोडक्टिविटी वाइज भी ऑफलाइन मीडियम से ज़्यादा बेहतर है ऑनलाइन मीडियम, क्योंकि आपका टाइम भी सेव होता है। आप अपने हिसाब से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन मीडियम ज़्यादा बेटर है ऑफलाइन से। और उससे भी ज़्यादा है कि इतना जब डिस्ट्रैक्शन आ चुका है तो आप फोकस करिए कि आप कोई एक स्टैंडर्ड चैनल या स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पे जाइए और वहाँ से जो स्टैंडर्ड बैचेस हैं उनको एक परचेस कर लीजिए अगर पॉसिबल हो तो। बाकी यूट्यूब पे भी तो फ्री में लगभग सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। ओके, आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट था और आप शुरुआत में अच्छे छात्र भी रहे हैं, शुरुआती पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी आपकी जर्नी में कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल्स रहे होंगे, कुछ ना कुछ संघर्ष रहे होंगे। तो क्या संघर्ष आपने इस जर्नी में देखे? सर स्ट्रगल की बात की जाए तो सबसे बड़ा स्ट्रगल तो था मेरा फिजिकल फिटनेस। मुझे स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी खास करके पढ़ाई के टाइम पे हेडेक के लेकर प्रॉब्लम रहती थी, माइग्रेनस पेन रहता था वन साइडेड। तो ये चीज़ काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होती थी, यहाँ तक कि काफ़ी एग्ज़ाम के टाइम में मेरी पढ़ाई भी काफ़ी डिस्टर्ब होती थी उस टाइम पे। और ऐसा भी हुआ है, आप लोग फिर से सुन लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं, हमारी तैयारी में 5-5 दिन का गैप आ जाता था सिर्फ हेडेक की वजह से और फिजिकल फिटनेस की वजह से। लेकिन उस टाइम पे डिमोटिवेट नहीं होना है। हो सकता है कि आपका कारण कोई और हो और आप 2-3 दिन तक पढ़ाई ना कर पाए, एग्ज़ाम के बहुत पहले ही ना कर पाएँ, एग्ज़ाम के बिल्कुल पास ना कर पाएँ, लेकिन उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ की हम तैयारी करते हैं तो, और खास करके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो वो 2 दिन 4 दिन से बनता बिगड़ता नहीं है, वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। अगर आपने प्रोसेस को फॉलो किया है तो छोटी मोटी उतार चढ़ाव आएंगे, उससे आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अनमोल पाठक क्या सलाह देना चाहेंगे जो नए एस्पिरेंट्स उनको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए? और नहीं, सलाह से पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस जर्नी में गलतियाँ क्या नहीं करनी है, क्या मिस्टेक से, कौन सी गलतियों से बचना है नए एस्पिरेंट्स को? बचना ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है और आपको एक मतलब होता है ना, किसी चीज़ के प्रति हमारा डेडिकेशन है तो डेडिकेशन तो रखना ही है, साथ साथ अपने अंदर डिसिप्लिन भी रखनी है। क्योंकि अगर आप मेरी किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है तो मेरा अफेक्टिव प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आने वाले टाइम में एसएससी और बाकी और एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं, बहुत अच्छा सुनहरा मौका चल रहा है। पैटर्न में छोटे चेंजेस हुए हैं, फिर भी ये पैटर्न ऐसा है कि आप बिल्कुल इसको कवर किया जा सकता है। मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग पे पूरा फोकस रखें। जीएस पे ये बात ध्यान दें कि जीएस में आप 100% स्कोर नहीं किया जा सकता है, तो जितना टाइम आप जीएस पे देना चाहिए उतना ही दें, क्योंकि जहाँ पे टाइम और प्रोडक्टिविटी दोनों का रेशियो बेहतर है वहाँ पे ही ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें। तो मैं तो यही कहूँगा। लास्ट में मैं रिवीजन के बारे में भी थोड़ा जानना चाहूँगा, आप रिवीजन किस तरीके से करते थे? सर रिवीजन में मेरा ये टेक है कि मैं तो पहले बार जब मैं चीज़ों को पढ़ता था तो मेरा फोकस रहता था कि पहले टाइम में ही मैं कंसेप्ट की ऐसी को क्लैरिटी ले लूँ कि रिवीजन मेरे लिए ईजी हो जाए। तो मुझे तो लगता है कि सबसे बेटर टेक्निक ये है कि आप जब पहली बार किसी चीज़ को पढ़ें तो उतने बेटर तरीके से पढ़ें, उतने बेटर तरीके से समझें कि आपका पहले बार में ही काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाए, ताकि रिवीजन आपके लिए कंपैरेटिवली ईजी हो। इसके लिए आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे हिसाब से तो मेरी तो स्ट्रेटजी यही थी कि मुझे कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती थी तो मैं तब तक आगे नहीं बढ़ता था जब तक वो चीज़ क्लियर हो ना जाए। इसके मतलब ये नहीं कि आप उस पर बहुत ज़्यादा टाइम दें, लेकिन एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम जो कि आपके लिए हानिकारक ना हो, उतना टाइम तो उस टॉपिक पे दिया जा सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो भी बेटर स्कोर करने के लिए, टॉप रैंक में आने के लिए, मुझे लगता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत मैटर करती है। ओके, जो एस्पिरेंट्स बिल्कुल फ्रेश हैं, नए हैं, आपको देखकर इंस्पायर हो रहे हैं और टॉपर्स को देखकर मोटिवेट हो रहे हैं कि उनको भी एक्साइज में जाना है, इनकम टैक्स में जाना है, तो वो किस तरीके से शुरुआत कर सकते? बिल्कुल शुरुआती फेज़ है, इनिशियल फेज़ है। अब जैसा होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स इधर उधर से देख के बहुत सारी किताबें खरीद लेते हैं, फिर उनको पढ़ नहीं पाते, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो शुरुआत कैसे करनी चाहिए? मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूपीएससी हुआ या एसएससी हुआ, इसको तैयार करने का सबसे बेटर टेक्निक ये है कि आप कंटेंट्स का बहुत बड़ा गुब्बारा लेके ना घूमें। आप लिमिटेड कंटेंट रखें, अफेक्टिव कंटेंट रखें, उसी को बार बार पढ़ें। रिवीजन इज़ द की, और रिवीजन तभी हो पाएगा जब आपका कंटेंट लिमिटेड होगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे रिवीजन उतना मुश्किल होता जाएगा। तो आप हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का एक स्टैंडर्ड बुक ले या आप कोर्स ले, जो भी ले। बुक तो मतलब कंपलसरी है, क्योंकि कोर्स ले या ना ले, बुक तो आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा। तो उस चीज़ को ले और मतलब ज़्यादा चीज़ ना पढ़ें, 5 किताबें ना पढ़ें, एक किताब को 5 बार पढ़ना ज़्यादा बेटर टेक्निक है। ये तो बहुत पुरानी टेक्निक है कि आप 5 किताब को एक बार पढ़ें, उससे ज़्यादा बेटर है कि उस टॉपिक पे एक किताब को 5 बार पढ़ें। तो यही मेरा है सर। आपका गवर्नमेंट जॉब को लेकर सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था? कौन सा मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग था कि उसको लेकर आप तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे? सर एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है सोशल सिक्योरिटी, जॉब को लेकर सिक्योरिटी। और खास करके जब कोविड टाइम्स में इतना टफ टाइम था तो लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट जॉब में जो लोग थे वो मेंटली ज़्यादा फ्री थे और अपने फैमिली और हेल्थ को लेकर ज़्यादा प्रोडक्टिव थे। तो मुझे ऐसा लगता
लगता है कि ये सोशल सिक्योरिटी, सोशल रेपुटेशन और इसके साथ टॉप रैंक में आने का मुझे एक फ़ायदा ये था कि मुझे लगता था कि मुझे होम पोस्टिंग लेनी है, क्योंकि हम लोग इतना बड़ा देश है, काफ़ी बड़ा देश है। क्योंकि आमतौर पे देखा है तो यूरोप के कंट्रीज जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतना बड़ा डाइवर्सिटी के साथ नेशन है। तो एक जगह से कहीं, जैसे मेरा अगर पोस्टिंग तमिलनाडु, केरला में होता है तो मेरी गवर्नमेंट जॉब तो होगी, लेकिन वो वहाँ पे मेरे को सर्वाइव करना एक अलग मेरे लिए चैलेंज हो जाएगा। तो मेरे लिए ये था कि मोटिवेशन एक बहुत बड़ा ये भी था कि मुझे ऐसा तैयारी करना है कि मुझे यूपी में ही पोस्टिंग मिल जाए। और सही बात है कि सरकारी नौकरी अगर आपको होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, होम डिस्ट्रिक्ट के पास मिल जाए तो उसका एक अलग ही मज़ा है। ओके, आखिरी में इस इंटरव्यू के लास्ट में आपके क्या मैसेज होंगे नए एस्पिरेंट्स के लिए, या फिर कुछ ऐसी बात छूट गई हो जो आप उनको कन्वे करना चाहते हो, बताना चाहते हो, जो अपनी जर्नी से आपने एक्सपीरियंस किया? तो सर, इस पे मेरा ये है कि आप अच्छे से तैयारी करो और आने वाले टाइम में, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, और असफलता का डर कभी अपने मन में नहीं रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ आपकी है। अगर आप अच्छा करोगे तो आज नहीं कल आपको सफल होना है। ज़रूरी नहीं है कि आप एसएससी, सीजीएल या कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करो तभी आपकी लाइफ सक्सेसफुल होगी। अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं भी करते हैं और आपने मेहनत की है तो कहीं और आप बहुत जगह सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मेरा ये है कि आप अच्छे से तैयारी करो, बहुत ज़्यादा रिजल्ट के बारे में रिजल्ट ओरिएंटेड रहना है, लेकिन रिजल्ट के पीछे पागल नहीं हो जाना है। तो यही है सर। थैंक यू सो मच अनमोल भाई, और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अनमोल भाई की जर्नी से। अभी बहुत जल्दी में इंटरव्यू हमने शूट किया है, कभी हम बैठेंगे साथ में और बहुत अच्छा सेशन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। डिटेल में इनकी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही लगातार हम अच्छे टॉपर से आपको मिलवाते रहेंगे, उनकी जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।